Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to see about N-linked glycosylation. So glycosylation क्या होता है और कैसे glycosylation की पूरी प्रोसेस जो है होती है. So what is N-linked glycosylation? So N जो है N-linked glycosylation नेम क्यों है ये मैं आपको क्लियर करूँगी. So glycosylation means addition of oligosaccharide. किसी भी प्रोटीन पे अगर हम oligosaccharide या कार्बोहाइड्रेट मोइटी को ऐड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन. जो हमारा एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन है इसकी जो लोकेशन है वो है ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जैसे ही ईआर में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है को ट्रांसलेशन के थ्रू या ईआर के राइबोसोम से जब भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो उन प्रोटीन को ग्लाइकोसाइलेट किया जाता है. सो मोस्टली ईआर की 50 to 60% जो प्रोटीन होती हैं जो डिफरेंट लोकेशन को टारगेट की जाती है, चाहे वो गोल्जी को हो, लाइसोसोम को हो, तो डिफरेंट प्रोटीन पे डिफरेंट ग्लाइकोसाइलेशन जो है किया जाता है. सो इट इज़ अ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. तो हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रांसलेशन की वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और जब प्रोटीन की सिंथेसिस पूरी हो चुकी हो उसके बाद जो मॉडिफिकेशन होता है उसे हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. सो यहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल रहता है ग्लाइकोसाइलेशन के लिए उसे हम बोलते हैं ओलिगोट्रांसफरेज. तो ये एंजाइम जो है ग्लाइकोसाइलेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, इसलिए इस एंजाइम का नाम है ओलिगोट्रांसफरेज. ये एंजाइम हमारा प्रेजेंट होता है ईआर की मेम्ब्रेन पे. ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है और ईआर की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा ल्यूमन की साइड पे. देन इस ग्लाइकोसाइलेशन में टोटल 14 ओलिगोसेक्राइड को ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसमें 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, 9 मैनोज होते हैं और 2 एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन हैं होते हैं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपको याद रखना है कि एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में कितने जो है ओलिगोसेक्राइड मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र किया जाता है. सो यू हैव टू रिमेंबर. अब इसका नाम एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन क्यों है, बिकॉज जो है हमारा जो ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है वो NH2 ग्रुप जो हमारा साइड चेन है एस्पार्जिन की साइड चेन में NH2 ग्रुप जो प्रेजेंट है वहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है, वहाँ पे जो है इस ओलिगोसेक्राइड का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए हम इसको एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं. और मेनली इसके लिए जो सीक्वेंस रहना चाहिए वो होना चाहिए एस्पार्जिन, एक्स, सीरीन और थ्योरीन. और ये एक्स जो है कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है एक्सेप्ट प्रोलीन की जगह कोई भी अमाइनो एसिड इस एक्स के प्लेस में आ सकता है. सो आप यहाँ पे इस फिगर के थ्रू ये देख सकते हैं, ये एक प्रोटीन है, ये इसका एन टर्मिनल है, ये इसका सी टर्मिनल है और यहाँ पे कहीं पे एस्पार्जिन इस प्रोटीन में प्रेजेंट है. तो इस एस्पार्जिन में साइड चेन में जो है NH2 ग्रुप है, इस NH2 ग्रुप पे यहाँ पे 14 ओलिगोसेक्राइड डाले जा रहे हैं. देखिए ये दो जो रेड कलर के दिखाए गए हैं ये हैं एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन. 9 मैनोस रेसिड्यू यू कैन काउंट, ये 5 मैनोस हैं और 4 मैनोस ये हैं. तो टोटल 9 मैनोस रेसिड्यू एंड 3 ग्लूकोज रेसिड्यू यहाँ पे ऐड किए जाते हैं. इसलिए हम बोलते हैं कि एस्पार्जिन की साइड चेन में NH2 ग्रुप पे जब 14 ओलिगोसेक्राइड डाले जाते हैं तो इसे बोलते हैं एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन. सो यू हैव टू रिमेंबर कि कौन कौन से ग्लूकोज मॉइटी यहाँ पे ऐड किया जाता है. एंड दिस इज द एस्पार्जिन, दिस कैन बी एक्स एनी अमाइनो एसिड एक्सेप्ट द प्रोलीन एंड दिस इज द सीरीन एंड थ्योरीन. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन को एन लिंक क्यों बोलते हैं एंड व्हाट इज ग्लाइकोसाइलेशन. एंड दिस ट्रांसफर इज नॉट डायरेक्ट. इसकी जो ट्रांसफर की प्रोसेस है वो डायरेक्ट नहीं है बल्कि इट इज मेडिएटेड बाय इनडायरेक्टली एंड मेम्ब्रेन बाउंड लिपिड विच इज नोन एज डॉलिकॉल. डॉलिकॉल एक मेम्ब्रेन बाउंड लिपिड रहता है, वो बहुत हाइड्रोफोबिक होता है. थ्रू दिस डॉलिकॉल this transfer is take place. So we will see the detail of how the N-linked glycosylation take place. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है हमारी ईआर की मेम्ब्रेन और ये है हमारा साइटोसोल और ये है ईआर का ल्यूमन. तो ल्यूमन की साइड यहाँ पे पूरा जो है मॉइटी ट्रांसफ़र किया जाता है. हाफ ऑफ द प्रोसेस जो है साइटोसोल की तरफ को होता है ईआर की मेम्ब्रेन में, ल्यूमन की साइड पे फिर वो फ्लिप अंदर कर दिया जाता है. सो दिस इज़ अ डॉलिकॉल एक मेम्ब्रेन बाउंड लिपिड है. पहले इस पर पायरोफॉस्फेट 2 ऐड होता है. सो दिस इज़ 1 फॉस्फेट, ये पहला फॉस्फेट इस पर ऐड किया जाता है. देन यूडीपी जो है, यूडीपी के थ्रू दूसरा एक तो हमारा एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन लाया जाएगा और दूसरा फॉस्फेट. ये यूडीपी जो है यूएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा. ये जो डाईफॉस्फेट है ये मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक फॉस्फेट दे देगा और इसकी वजह से बन जाएगा डॉलिकॉल पायरोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट और प्लस एक एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन भी यहाँ पे यूडीपी के थ्रू आ जाएगा. देन सेकेंड जो है यूडीपी फिर से एक एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन लेके आता है और यहाँ पे 2 हमारे एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन ऐड हो जाते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर कि जो यूडीपी है ये कैसे, यूडीपी जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल है एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन को लेके आने के लिए. एंड यहाँ पे जो पहला यूडीपी होता है उसमें एक फॉस्फेट भी डोनेट करता है और इट गेट कन्वर्टेड इनटू यूडीपी मोनोफॉस्फेट. देन 5 जीडीपी जो होते हैं
गानोसिन डाइफॉस्फेट वो 5 जो है मैनोज रेसिड्यू को लेके आएंगे। सो 5 मैनोज जो है हमारे आउटसाइड द ल्यूमेन हमारे ऐड हो जाएंगे, एंड 2 एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन ऐड होंगे, उसके बाद 5 मैनोज रेसिड्यू हमारा ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 पायरोफॉस्फेट डोलिकॉल पे प्रेजेंट हैं, 2 एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन है और 5 मैनोज रेसिड्यू ऐड हो चुके हैं। नाउ अब फोर्थ स्टेप क्या रहेगा कि ये जो है पूरा प्रिकर्शन मॉलिक्यूल ये फ्लिप हो जाएगा अंदर की साइड। सो अंदर की साइड सारा जो है प्रोसेस फ्लिप इन हो जाता है, और अब उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द 4 मैनोज रेसिड्यू हैं वो हमारे अंदर की साइड ऐड होंगे। बट जो मैनोज रेसिड्यू है उनको बाहर की तरफ से ही लेके आया जाएगा, तो इसको अंदर की तरफ जो ट्रांसफ़र करेगा वो जो डोलिकॉल फॉस्फेट होगा वो ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा। सो दिस इज़ द फॉस्फेट, और यहाँ पे 4 जीडीपी जो है एक मैनोज को लेके आ रहे हैं, 4 मैनोज को लेके आ रहे हैं, सपोज यहाँ पे 4, तो ये मैनोज रेसिड्यू यहाँ पे डोलिकॉल फॉस्फेट पे ट्रांसफ़र किया गया, ये फ्लिप अंदर की साइड करेगा और यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है मैनोज का वो ऐड हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो जीडीपी है वो हमारा मैनोज को लेके आ रहा है और यूडीपी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन को लेके आ रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इन द सीएसआईआर एग्जाम कि कौन सी चीज़ को ब्रिंग आउट करती है। सो अब यहाँ पे हमारे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन ऐड हो चुके हैं और 9 मैनोज रेसिड्यू ऐड हो चुके हैं, तो टोटल 11 जो मॉइटी है हमारा ऐड हो चुका है। अब हमें 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, तो इसके लिए जो है फिर से डोलिकॉल फॉस्फेट के थ्रू 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड किए जाएंगे। 3 यूडीपी 3 ग्लूकोज को लेके आएंगे और 3 यूडीपी जो है ऐसे ही रिटर्न हो जाएगा, ग्लूकोज यहाँ पे डोलिकॉल फॉस्फेट को दे दिया जाएगा, डोलिकॉल फॉस्फेट की हेल्प से ये अंदर फ्लिप करेगा और ये तीनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड कर दिए जाएंगे, तो एक कंप्लीट 14 प्रिकर्सर ऑलिगोसैकेराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो यू हैव टू रिमेंबर कि पहले 2 एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन बाहर की साइड डलेंगे, उसके बाद 5 जो है मैनोज रेसिड्यू वो भी बाहर की साइड डलेंगे, देन द फ्लिपिंग होगी अंदर की साइड, और उसके बाद फिर यहाँ पे 4 जो है मैनोज रेसिड्यू और डाले जाएंगे, उसके बाद 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ऐड किए जाएंगे। तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है मैनोज हैं ये सब बाहर की तरफ से आ रहे हैं, ईआर की मेम्ब्रेन में आउटसाइड साइटोसॉल की टुवर्ड्स से आ रहे हैं और अंदर को डोलिकॉल फॉस्फेट की तरफ से फ्लिप किए जा रहे हैं। सो यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर दिस। और इस स्टेप को जो ब्लॉक करती है वो एक इनिबिटर ब्लॉक करता है जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिकामाइसिन। अगर ट्यूनिकामाइसिन यहीं पे ब्लॉकेज कर देगा तो एन एसिटाइल ग्लूकोसा जो ग्लाइकोसाइलेशन है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा सबसे पहले फॉस्फेट और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन यहाँ पे नहीं डल पाएगा। तो अब जब ये मोइटी पूरी डोलिकॉल पे ट्रांसफ़र हो चुकी है, पूरा कंप्लीट प्रिकर्सर बन चुका है, देन इसके बाद क्या होगा, अब हमें इसे ट्रांसफ़र करना है प्रोटीन पे। तो दिस इज़ हमारा ये क्या है, ये हमारा प्रोटीन है, इसका ग्लाइकोसाइलेशन होना है एस्पार्जिन पे ही, और ये है हमारा डोलिकॉल फॉस्फेट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऑलिगोसैकेराइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम होती है ईआर की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है और ल्यूमेन की साइड ये ट्रांसफ़र करता है इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हमारे प्रोटीन के पास। तो ये एंजाइम क्या करेगा, ट्रांसफरेज पूरा डोलिकॉल से इस चीज़ को ब्रेक करके यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा एस्पार्जिन के साइड चेन पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोटीन है इसके साइड चेन में पूरा जो है NS14 मॉइटी जो है ग्लाइकोसाइलेशन की ऐड हो चुकी है विद द एंजाइम ऑलिगोसैकेराइल ट्रांसफर। और इसकी ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज होती है फॉस्फेट बॉन्ड से, जब ये ऑलिगोसैकेराइड रिलीज होगा वहाँ पे जो एंजाइम एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करने में एस्पार्जिन के NH2 रेसिड्यू में ट्रांसफ़र करने में हेल्पफुल होगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर कि जब पूरा प्रिकर्सर कंप्लीट प्रिकर्सर्स की सिंथेसिस हो जाएगी उसके बाद ये पूरी मॉइटी ट्रांसफ़र की जाएगी 2 फॉस्फेट से ब्रेक होके, यहाँ पे पायरोफॉस्फेट से ब्रेक होके ये एस्पार्जिन के NH2 ग्रुप में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा विद द एंजाइम ऑलिगोसैकेराइल ट्रांसफरेज, और ये ऑलिगोसैकेराइल ल्यूमन की साइड पे इस ट्रांसफ़र को करता है और दिस इज़ द होल मॉइटी जो फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एन-लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। इन द नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रोसेसिंग होती है इस ग्लाइकोसाइलेशन की जब गोल्जी में ये जाता है और कैसे इस पर ओ-लिंक ग्लाइकोसाइलेशन और किया जाता है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ़ यू प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड इफ़ यू हैव एनी feedback please let me know in the comment section. Thank you for watching this video.